भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए। भारत माता की। ये मंच जो है इधर की तरफ लुढ़क रहा है, गिर जाएगा। आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, तुरंत नीचे आइए, एकदम जल्दी आइए, कोई गिर जाएगा, चोट लगेगी। और इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ लो जरा। नहीं नहीं, इसके पोल पकड़ लो, सारे नीचे खड़े हैं वो पोल पकड़ लो, बांस को पकड़ लो, बांस को पकड़ लो, नीचे जो नीचे खड़े हैं बांस को पकड़ लें। इस तरफ दबाइए, बांस को इस तरफ दबाइए, सब लोग जो नीचे खड़े हैं बांस के पास। नीचे आइए जल्दी भाई, ये गिरेगा, वो भी गिरेगा। नीचे आ जाइए भैया, ये बांस ये गिर जाएगा पूरा पंडाल, आपको चोट आएगी। नीचे आओ भाई। नीचे आकर के हर कोई बांस को पकड़ ले ताकि बांस गिरे नहीं। नीचे आओ भाई, आपको सुनाई देता है, चोट आएगी भैया। बहुत भागलपुर के नौजवान समझदार हैं। शाबाश, आ जाइए नीचे भैया, आप नीचे आइए भैया, चोट लगेगी आपको। नीचे आइए भैया, आप नीचे आइए। मैं आप लोगों के नीचे आने के बाद ही बोलना शुरू करूंगा। देखिए, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है। ये चुनाव तो आएंगे जाएंगे, भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में आए हुए भागलपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आपने सभी के प्रणाम करे छिए। आपने सबके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये कर्णराज की भूमि है। भाइयों बहनों, मेरी एनडीए की ये चौथी रैली हो रही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, और आज भागलपुर ने
सारे विक्रम तोड़ दिए। न सिर्फ एनडीए की रैलियों के विक्रम तोड़े हैं, बिहार में गत कई वर्षों की जो रैलियां हुई हैं, उन सारे रैलियों के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। जो पॉलिटिकल पंडित है, वे भली भांति हवा का रुख पहचान लेंगे। जनता जनार्दन का मिजाज क्या है, ये लोग पहचान लेंगे। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, 25 साल के बाद पहली बार बिहार की जनता जनार्दन विधानसभा में विकास के लिए वोट करने का संकल्प कर चुकी है और विकास के लिए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, अब इस विजय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। कितने ही दल इकट्ठे हो जाए, कितने ही नेता इकट्ठे हो जाए, कितने ही भ्रम फैलाए जाए, कितने ही झूठ चलाए जाए, कितने ही धोखे दिए जाएं, लेकिन अब बिहार की जनता विकासशील बिहार बनाने के लिए एक प्रगतिशील बिहार बनाने के लिए, रोजगार देने वाला बिहार बनाने के लिए, किसानों का कल्याण करने वाले बिहार बनाने के लिए, माताओं बहनों की रक्षा करने वाला बिहार बनाने के लिए ये बिहार के लोग वोट करने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों, ये चुनाव विधानसभा का है कि नहीं है? ये चुनाव बिहार की सरकार चुनने के लिए है कि नहीं है? यहां से चुन करके जो विधायक जाएगा वो बिहार की सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो बिहार में सरकार बनेगी वो बिहार का भला करने के लिए बनानी है कि नहीं बनानी? मुझे बताइए भाइयों बहनों, अगर चुनाव बिहार विधानसभा का है, 25 साल से जिन लोगों ने बिहार में राज किया है, उन लोगों ने अपने 25 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या काम किया वो बताना चाहिए कि नहीं? कैसे किया वो भी बताना चाहिए कि नहीं? जनता जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जो सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है
कि वे 25 साल में सरकार में रहने के अपने काम का उन्होंने हिसाब देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा ये अपना हिसाब तो दे ही नहीं रहे हैं। 25 साल में क्या काम किया, बिहार का क्या हाल किया, विकास क्यों नहीं आया, रास्ते क्यों नहीं बने, बिजली क्यों नहीं मिली, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मेरे से जवाब लोकसभा के चुनाव में मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मुझे लोकसभा के चुनाव में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं जनता जनार्दन का सेवक हूं। मेरा दायित्व बनता है जब लोकसभा का चुनाव आए मुझे आपको हिसाब देना चाहिए और मेरे काम के आधार पर आपसे वोट मांगने चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं वो अगर आपसे वोट मांगने आए, आप उनको सवाल कीजिए कि आपने वादा किया था कि 2015 में अगर मैं बिजली न दूं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये कहा था, ये कहा था? बताइए मेरे भाइयों बहनों, कहा था? उन्होंने बिजली देने का वादा किया था, बिजली आई, बिजली मिली, वो आए कि नहीं आए? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे वादा खिलाफी की कि नहीं की? अरे जो आज आपसे वादा खिलाफी करते हैं तो आगे तो पता नहीं, न जाने क्या क्या करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इनका 25 साल का हिसाब चाहिए। बिहार के नौजवान को आज से 25 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो आज 25 साल का हो गया है और वो पूछ रहा है कि मुझे यहां से कलकत्ता जाना हो, पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़े, दिल्ली क्यों जाना पड़े? वो पूछ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे बिहार छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़े। ये सवाल आपके सामने खड़े हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले पटना में गांधी मैदान में एक तिलांजलि सभा हुई, तिलांजलि सभा। उस सभा में राम मनोहर लोहिया जी को तिलांजलि दी गई। उस सभा में जयप्रकाश नारायण जी को तिलांजलि दे दी गई। उस सभा में कर्पूरी ठाकुर को तिलांजलि दे गई। भैया, राम मनोहर लोहिया और उनके सारे चेले चपाटे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे, लेकिन उन्हीं के चेले सत्ता स्वार्थ के लिए
सत्ता की भूख के लिए राम मनोहर लोहिया जी को छोड़ करके परसों गांधी मैदान में उन लोगों के साथ बैठे थे जिनका राम मनोहर लोहिया जी ने जीवन भर विरोध किया था। ये कौन से सिद्धांत हैं आपके? ये कौन सी आपकी नीतियां हैं? भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण जी ने जिस गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जयप्रकाश नारायण जी को जेल में बंद कर दिया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था और जयप्रकाश जी को जेल में क्या किया गया? ऐसी हालत कर दी गई कि वो बीमार हो गए और फिर कभी जयप्रकाश जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और हमें जयप्रकाश जी को खोना पड़ा। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो लोग जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति के पाठशाला में आए थे और अब तक जयप्रकाश जी के गीत गाके गाके अपनी राजनीति करते रहे थे, उन्होंने परसों जयप्रकाश नारायण को भी तिलांजलि दे दी और उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को जेल के अंदर बंद करके उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर प्रकार की समस्याएं पैदा हुई थी। और इसलिए मैं कहता हूं, ये परसों की सभा एक प्रकार से, ये परसों की उनकी रैली, ये राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन महापुरुषों को तिलांजलि देने की रैली थी। जिन्होंने जयप्रकाश की तिलांजलि की, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी की तिलांजलि की, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तिलांजलि की, उनकी तिलांजलि आप करोगे? करोगे? पक्का करोगे? चुनाव में बटन दबा करके अब इनकी तिलांजलि करने का समय वक्त आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था कि गांधी मैदान में गांधी मैदान में एक से बढ़कर एक सारे लोग बैठे थे। किस चीज में बढ़कर के थे वो तो व्याख्या आप करना, मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक से एक बढ़कर के एक थे। और मुझे लगता था कि बिहार में उनकी चुनाव की इतनी महत्वपूर्ण रैली है, वे जरूर बिहार के भविष्य के विषय में बताएंगे, बिहार के नौजवानों के भविष्य के विषय में बताएंगे, बिहार से गुंडा राज की मुक्ति के लिए बताएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, न सिर्फ बिहार निराश हो गया, पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया कि उस सभा में बिहार कैसा बने, बिहार को आगे कैसे ले जाया जाए, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई योजना नहीं बनी। मतदाताओं ने वोट क्यों देना चाहिए, इसके लिए कोई मुद्दे पेश नहीं किए गए। भाइयों बहनों, किया क्या गया? सबका एक ही कार्यक्रम था, मोदी 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 मोदी। मैं सोच रहा था
कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था, ये भी मोदी 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 कर रहे थे। भाइयों बहनों, चुनाव बिहार विधानसभा का है। चुनाव में 25 साल जिन्होंने राज किया उनको हिसाब देना था, लेकिन वे उन 25 साल के अपने कारनामों का हिसाब देने को तैयार नहीं है, अपने कारोबार का हिसाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात की खुशी है और मैं चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में ये मेरी खुशी बरकरार रहे। मेरी खुशी इस बात की है कि जब मैंने गया में 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, आरा में 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया और 40,000 करोड़ रुपए जो आगे से काम की योजना बनी है उसके भी आगे बढ़ाने का निर्णय किया। कुल मिलाकर के बिहार को दिल्ली सरकार के खजाने से 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज हमने घोषित किया। 2-3 दिन तो हमारे पैकेज की मजाक उड़ाते रहे, बाल की खाल उधेड़ते रहे, लेकिन बिहार की जनता के गले उतार नहीं पाए। उनको लगा कि मोदी ने जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है उसके खिलाफ बोलने से तो बिहार की जनता हमारा मुंह भी नहीं देखेगी। 3-4 दिन तो चलाया, बयानबाजी की, झूठी बातें फैलाई, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, भांति भांति के आंकड़े बोल दिए, लेकिन बिहार की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे तेज बुद्धिमान लोग कहीं है तो बिहार की धरती पर है। और वो ये खेल समझ गए और इसलिए उनको लगा कि अब कुछ और करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, जिन मुद्दों पर मुझे गालियां दे रहे थे खुद को भी 2,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? मजबूर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? अब मोदी को कैसे पहुंचे इसलिए करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? मुझे खुशी इस बात की है कि बिहार में विकास ये चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है, चाहे यूपीए के लोग हो चाहे एनडीए के लोग हो, दोनों अपनी अपनी तरफ से बिहार का भला कैसे करेंगे वो मुद्दे लेकर के आए। चुनाव में यही आवश्यक होता है। और मुझे खुशी है कि मुझे 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन पैकेज लेकर के आना पड़ा है। भाइयों, मुझे बताओ भाइयों बहनों, इससे बिहार का लाभ होगा कि नहीं होगा? मोदी पैकेज लाए तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? बिहार की सरकार पैकेज लाए तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? अब चुनाव सही दिशा में आया कि नहीं आया? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नौजवान को रोजगार देने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? गुंडा राज को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए?
रास्ते बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? स्कूल खोलने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको मजबूरन विकास के रास्ते पर आना पड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो चाहता हूं दिल्ली सरकार और राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अभी भी जनता से धोखा करने का कुछ लोगों का स्वभाव नहीं जाता है। जनता की आंख में धूल झोंकने की कुछ लोगों की आदत नहीं जाती है। मैं जरा आंकड़े बताना चाहता हूं। बताऊं भाइयों? आप घर घर मेरी बात पहुंचाओगे? हर किसी को समझाओगे? मैं आपको बताता हूं। आज बिहार में हर वर्ष विकास का जो बजट होता है वो 50-55 हजार करोड़ होता है। 50-55 हजार करोड़ एक साल का होता है। मुझे बताइए 5 साल का टोटल कितना होगा? 5 साल का टोटल कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 55 हजार है तो 2,70,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वार्षिक बजट है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, पिछले साल भी था, उसके आगे वाले साल भी था, उसी का 5 गुना करके आपने बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकने का पाप किया है, पाप किया। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, चौंक जाओगे आप चौंक जाओगे मेरे भाइयों बहनों। भारत सरकार और राज्यों के बीच धन का आवंटन कैसे हो, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होता है। और वो फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को कितना पैसा देगी उसका फैसला करते हैं। 14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने जो कहा है उसके हिसाब से बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,76,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। कितना? जरा बोलिए कितना? 3,76,000 करोड़, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से 5 साल में मिलने वाला है। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। वो 1,65,000 करोड़ का पैकेज अलग, 3.25 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन से आने वाले हैं बिहार की तिजोरी में। अब मुझे बताओ भैया, जरा ध्यान से सुनिए, जरा मुझे समझाइए। दिल्ली सरकार के खजाने से 3,74,000 करोड़ तो वहां से आने वाला है, और आप पैकेज दे रहे हो 2,70,000 करोड़ का। मतलब कि आपका अपना तो कुछ नहीं, बिहार की जनता से जो टैक्स आता है उसका कुछ नहीं, दिल्ली से जो आएगा 3,76,000 करोड़, उसमें से भी कितना? 2,70,000 करोड़। जरा पूछना चाहिए कि 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा?
1,06,000 कहां जाएगा? बताओ जरा, 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा? भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बिहार के साथ धोखा है कि नहीं है? ये बिहार की आंख में धूल झोंकी गई कि नहीं झोंकी गई? ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है कि नहीं है? लेकिन सत्ता के नशे में चकचूर लोग समझ लें, आप बिहार के बुद्धिमान लोगों को कभी मूर्ख नहीं बना पाओगे। भाइयों बहनों, मुझे आज एक बात ये भी कहनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं विकास के मुद्दे पर चर्चा हो देश में, और विकास के आधार पर मैं आज स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बिहार का क्या हाल है, उसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। गरीब से गरीब लोगों को बीमारी में मदद मिले, उसके लिए सीएचसी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। हम जानते हैं कि हर वर्ष हर राज्य ये सीएचसी सेंटर बढ़ाने का प्रयास करती है, ताकि गरीबों को बीमारी में दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मदद मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, जरा बिहार का चित्र देखिए। हमारे देश में 3,300 सीएचसी बढ़कर के 5,300 हुई है। देश में करीब 2,000 सीएचसी बढ़े। राजस्थान में पहले 326 सीएचसी सेंटर थे, वो 567 हो गए, करीब करीब 200 से ज्यादा बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 229 थे, वो बढ़कर के 334 हो गए। छत्तीसगढ़ में 116 थे, बढ़कर के 157 हो गए। लेकिन आपको ये जान करके धक्का लगेगा, गरीब बीमार हो उसको मदद करने के लिए सीएचसी सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब राज्यों ने भी उसकी संख्या बढ़ाई, लेकिन बिहार में 2005 में 101 सेंटर थे। 2014 आते आते वे 101 से 102, 105, 110 नहीं हुए, 70 हो गए। मेरे भाइयों, 70 हो गए। बताइए, ये गरीबों की सेवा है क्या? ये गरीबों की बीमारी की चिंता करते हैं क्या? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने आरोग्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये बिहार सरकार को जो पैसे दिए थे, उसमें से 521 करोड़ रुपया वे खर्च नहीं कर पाए, पड़े रहे। मुझे बताइए, पैसे हो उसके बावजूद भी काम ना हो, ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए?
हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? गरीब को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमार को डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हमें ये टोना मारा जा रहा है कि मोदी जी को 14 महीने के बाद बिहार की याद आई। भाइयों बहनों, जिनको सच बोलने की आदत नहीं है, उनके लिए मुझे ये बात बतानी जरूरी नहीं लगती है, लेकिन मुझे बिहार की जनता को मेरे काम का हिसाब देना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें बिहार की याद नहीं आई। भाइयों बहनों, जब नेपाल में भूकंप आया और मुझे लगा कि ये भूकंप का असर बिहार में भी हुआ होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने बिहार के हर जिले में फोन किया, एनडीए के हर नेता से फोन किया, सबको दौड़ाया। मैंने कहा ये भूकंप का असर बिहार के भी नेपाल से सटे हुए जिलों में हो सकता है, तुरंत पहुंचिए। इतना ही नहीं, मेरी सरकार के मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजा, जबकि बिहार की सरकार ने क्या किया वो आप जानते हैं। भूकंप के कारण जिनको मुसीबत आई है, इनकी चिंता करने का काम सबसे पहले सिर्फ दिल्ली सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया था। मेरे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पिछले वर्ष हमारी सरकार नई नई बनी थी और नेपाल में कोसी नदी के ऊपर एक पहाड़ ढह आया, नदी बंद हो गई और लगा कि वहां पानी भरता जाएगा और जिस दिन ये पहाड़ जो आया है वो खिसकेगा तो ये पूरा पानी फिर कोसी की ओर बढ़ेगा और ये पूरा इलाका फिर से एक बार तबाह हो जाएगा। दिल्ली सरकार पहली थी, ये प्रधानमंत्री पहला था जिसने सबसे पहले दिल्ली से हमारे एनडीएमसी के कार्यकर्ताओं मुलाजिमों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं उनको तुरंत भेजा, नदी के किनारे के गांव खाली करवाए। लोग मानने को तैयार नहीं था, समझाया, मैंने बयान दिया, दिल्ली सरकार पे भी समझाया, दिल्ली सरकार को, नेपाल सरकार को समझाने के लिए दिल्ली से अफसर भेजे और वो पानी तुरंत निकल जाए, जो पहाड़ गिरा है वो हट जाए और कोसी के गांवों की बर्बादी को बचा लिया जाए। और आज मैं नतमस्तक होकर के कहता हूं, ये समय से पहले जागने के कारण, बिहार के प्रति प्रेम होने के कारण हमने कोसी इलाके को डूबने से दोबारा बचा लिया था। मेरे भाई, इतना ही नहीं, ये हमारे मांझी जी मुख्यमंत्री थे और गांधी मैदान में भगदड़ हो गई, कुछ लोग मारे गए। मैं पहला व्यक्ति था जिसने तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री जी को फोन किया था और तब वो हमारे साथ नहीं थे। तुरंत फोन किया था, मैंने कहा कि हादसा कैसा हुआ है, मुझे क्या मदद करनी चाहिए, मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं आपको मदद पहुंचाता हूं। भाइयों बहनों, बिहार को जो भूले ही नहीं है,
तो याद आने का सवाल कहां से उठता है। याद तो उनको आती है जो भूल जाते हैं, सत्ता के नशे में खो जाते हैं, सिर्फ कुर्सी याद रहती है, उनको बिहार की कभी याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, इनको बिहार की कितनी चिंता है। हमें कहते हैं बिहार की याद नहीं आती है। हमने बजट में बिहार को आर्थिक पैकेज, इनकम टैक्स में रियायत की घोषणा की थी, ताकि ये स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बिहार के अंदर उद्योग लगे, आर्थिक विकास हो, बिहार के नौजवान को रोजगार मिले। बजट में घोषित किया था और बिहार सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो अपने राज्य में कौन से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसकी सूची बना करके दिल्ली सरकार को दे। मार्च महीने में बजट आया, मई महीने तक बिहार सरकार ने कोई जिलों का नाम हमें नहीं दिया। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। दिल्ली से योजना बनी है तो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको जो स्पेशल अरेंजमेंट हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बिहार सरकार सोई पड़ी थी, नहीं किया। आखिर में मई महीने में दिल्ली से मेरी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई बजट में हमने प्रावधान किया है, बिहार के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को हमें फायदा देना है, उद्योग लगाने के लिए इनकम टैक्स में मदद करनी है, आप नाम तो दो। आपको जान करके दुख होगा, मई महीने में चिट्ठी लिखी, लेकिन 21 जिलों का नाम देते देते अगस्त का आखिरी दिन आ गया। अगस्त के आखिरी सप्ताह में उन्होंने जिलों के नाम दिए। मुझे बताइए, बिहार के लिए तुम मांग कर रहे हो, जो देते हैं उसका तो उपयोग तक नहीं कर पाते हो, कैसे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आज बिहार विकास की ऊंचाइयों पर जाने की ताकत वाला बिहार, तेजस्वी नौजवानों से भरा हुआ बिहार, महान ऐतिहासिक परंपराओं से संस्कारित हुआ बिहार। आज देश आपसे कुछ मांग रहा है। देश मांग रहा है मेरे भाइयों बहनों। सारे देश को लगता है कि बिहार एक बार आगे निकल गया तो हिंदुस्तान दुनिया में आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों को इस चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाइए, विकास के लिए वोट दीजिए, बिहार का भाग्य बदलने के लिए वोट दीजिए, और आप जैसा चाहते हो वैसा बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पूरे बिहार में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।